Okay. So what you guys can do is to note down the years. This is AS Organic KP2 के questions. Okay. अच्छा. Organic compounds can be distinguished using chemical test. Table 4.1 shows 4 pair of compounds. अच्छा, this is November 20 का paper. November 20 paper 22. In your books, probably it's those who have your topical books, it's probably page 432 के अराउंड चेक कीजिए. 430 432 के अराउंड आपको शायद पेपर मिल जाए, ये क्वेश्चन मिल जाए. ठीक है. So if you want to refer, you can open your topical books, page 432 431 उसके अराउंड चेक कीजिए. चलो, let's move on to the question now. It says organic compounds can be distinguished using chemical test. Table 4.1 shows 4 pair of compounds. अच्छा. Sorry, this is November 22. November 20 कह रहा हूँ. This is November 22. And नहीं, ये आपको इस पेज पे नहीं मिलेगा. I think ये शायद आपकी बुक में I think ना हो. I'm not sure. ये आपकी बुक में शायद नहीं होगा. चलो, anyways, let's start. Now, you can see in this question, so look at the functional groups पहले ना. This is very important. इसके functional groups को देखो. देखो. This is ester. The functional group is ester. ठीक है. एक चीज हो गई. और इसका अच्छा देखो, उसमें ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग केमिकल टेस्ट. ये आपको पेयर्स दिए हुए हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ. वो अगले पेज पे इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ. यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रिएजेंट दैट कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कंपाउंड्स. यानी आपको कोई ऐसा रिएजेंट बताना है जो A1 और A2 को डिस्टिंग्विश करा दे. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द केमिकल टेस्ट. हमें उसका रिएजेंट बताना है, पॉजिटिव रिजल्ट बताना है कि किसके साथ वो पॉजिटिव देगा. चलो, लेट्स सी. लेट्स गो बैक टू दिस नाउ. A1 contains an ester link and A2 contains an alcohol. अच्छा, अल्कोहल में भी कौन सा है? इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से ये OH लगा हुआ है उसके इधर भी एक कार्ब ग्रुप है. यानी इधर भी आप देखें एक कार्ब ग्रुप है, इधर भी एक कार्ब ग्रुप है. ओके. सो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है. नाउ सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. यू नो, सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट एस्टर्स ऑक्सीडाइज नहीं होते. आपने एस्टर्स का कोई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं पड़ा. सो वी विल यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आप याद करें हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था अल्कोहल के अंदर, विच वी यूज टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल. सो इफ यू रिकॉल, किसी को याद है? कैन समबडी टेल मी? एनीवन? पोटेशियम मैग्नेट. KMnO4. या पोटेशियम परमैंगनेट. एसिडिफाइड KMnO4. ठीक है. एसिडिफाइड KMnO4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एसिडिफाइड KMnO4. अच्छा देखो, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो A2 है, यानी सेकंड का A2 लिखना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कौन सा है. A2 पॉजिटिव रिजल्ट देगा और वो देगा क्या? क्या कलर चेंज आता है KMnO4 में? पर्पल टू कलरलेस. शाबाश, पर्पल टू कलरलेस. ठीक है. अच्छा बच्चों, एक बात मैं तुम्हें और बताऊं, इसमें ना एक से ज्यादा आंसर भी अलाउड है. सो अगर कोई बच्चा कहे कि सर इज देयर एनी अदर पॉसिबल आंसर दैट वी कैन गिव, यस देयर इज अनदर वन. एक और याद रखो. देखो, सोडियम मेटल जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट कर लेते हैं. सोडियम मेटल अल्कोहल से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं.
और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि A2 के अंदर अल्कोहल है और A1 के अंदर एस्टर है, तो एस्टर तो सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका एक और पॉसिबल आंसर ये भी था कि तुम सोडियम मेटल लिख देते। ठीक है, तो A2 रिएक्ट करता और इसके अंदर बस ऑब्जर्वेशन ये होती एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कलरलेस गैस दैट इज हाइड्रोजन, आप इसको यूं भी लिख सकते हो। तो यू कैन राइट आइदर ऑफ देम, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी एक लिख देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू B1 एंड B2 नाउ। ठीक है, B1 और B2 देखते हैं। B1 में, अच्छा, इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। B1 में देखो, ये C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे CH2 CH3, दिस इज B1। मैं जरा थोड़ा सा बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज अ कीटोन एक्चुअली, B1 इज कीटोन। ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों तरफ R ग्रुप्स हैं, वन R ग्रुप एंड द अदर R ग्रुप, सो दिस इज अ कीटोन। एंड B2 में ये है ना CO, ये इधर CH3, इधर CH3। ठीक है, सो दिस वन इज अ कीटोन एंड दिस इज एन एस्टर। ठीक है, अब इसका पहला पॉसिबल आंसर क्या है, ये कीटोन और एस्टर का? इसका पहला पॉसिबल आंसर ये है, कीटोन DNPH के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एस्टर, वो 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो सिंपल रिएजेंट 2,4-DNPH, ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करते हैं। तो विच वन विल रिएक्ट? B1, और इसका क्या होगा DNPH के साथ? ऑरेंज TPT with 2,4-DNPH। ठीक हो गया जी। नाउ एनी अदर पॉसिबल आंसर? जी, एक और पॉसिबल जवाब है। देखो, कि ट्रायोडोमीथेन टेस्ट मैंने आपको जो लिखवाया था, देखो इसके अंदर B1 ट्रायोडोमीथेन टेस्ट दे सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एनी ग्रुप कंटेनिंग CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ R, जो कि इसके अंदर है। देखो, या मैंने आपको एक और भी बताया था, एनी ग्रुप कंटेनिंग CH3 COH NH। ठीक है, गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। देखो, मसला ये है कि जो तुम्हारे पास B1 है ना, उसके अंदर ये वाला ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड, और इधर R भी है, ये R ग्रुप भी है। अच्छा, उसमें भी CH3 C डबल बॉन्ड तो है, लेकिन उस तरफ यानी देखो, अक्सर बच्चे कहते हैं इधर भी तो है। बेटा, ये पूरा लेना है तुम्हें। असल में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर ना, ये इसके साथ ये देखो, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, ये C डबल बॉन्ड O अकेला नहीं है, ये COO है पूरा, ये एस्टर है। उसके साथ ये O नहीं लगा हुआ हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए जो सेकंड पॉसिबल आंसर है इसका, वो क्या है? इसका सेकंड पॉसिबल आंसर ये है कि ये ट्रायोडोमीथेन टेस्ट कहलाता है ना, एनी कंपाउंड कंटेनिंग दीज टू ग्रुप्स, इसको ट्रायोडोमीथेन टेस्ट कहते हैं। तो ट्रायोडोमीथेन का रिएजेंट क्या होता है? अल्कलाइन आयोडीन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ये इसका रिएजेंट होता है। कौन सा रिएजेंट देगा? B1, और इसके साथ क्या कहेगा? गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, किसके होते हैं येलो प्रेसिपिटेट? CHI3 के, B1 देगा। ओके, ये इसका ट्रायोडोमीथेन टेस्ट। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं DNPH ही लिख कर आता। देखो, ये ट्रायोडोमीथेन, इसके लिए यानी अल्कलाइन एक्वस आयोडीन वाला टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। तो एज अ स्टूडेंट आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप कौन सा लिखते हैं, तो मैं ऑफकोर्स मैं जो हूँ वो 2,4-DNPH लिख आता। आसान है, सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट C1 और C2 पर आओ। देखो, C1 जो है ना, वो बेसिकली क्या है? वो C1 जो है ना, ये साइक्लोएल्केन है। इसके अंदर ये कार्बन सारे आपस में साइक्लिकली बॉन्डेड हैं, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके सारे सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज अ साइक्लोएल्केन। और साइक्लोएल्केन बिल्कुल एल्केन वाले रिएक्शन शो करते हैं। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक सिंपल एल्केन।
On the contrary, C2 के अंदर you have a double bond which is an alkene. तो simple यार, any alkene का reaction will can distinguish. तो ये तो आप बहुत आसान है, Br2 O लेवल से पढ़ते आ रहे हो, aqueous bromine react कर सकता है alkene के साथ, तो C2 और turns from orange to colorless. Orange या reddish ब्राउन, ये दोनों एग्जामिनर कलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो ब्रोमीन के ना एग्जामिनर ऑरेंज एक्सेप्ट कर लेता है, रेडिश ब्राउन एक्सेप्ट कर लेता है, रेडिश ऑरेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ये सारे कलर्स हैं जो एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है ब्रोमीन के लिए, ठीक है। सो एल्कीन रिएक्ट करेगा, एल्केन नहीं करेगा। चलो सिंपल है। लास्ट वाले पर आओ। देखो लास्ट वाला इज बेसिकली एन अल्कोहल, इट्स अ ट्रायोल, इसमें 3 OH 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 है। और जो D2 है वो अल्कोहल तो है, इसके अंदर OH भी है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ना, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड एन अल्कोहल। तो अगर मैं कोई ऐसा रिएजेंट डालूं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करे लेकिन अल्कोहल से ना करे, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सिंपल, हम पढ़ कर आए हैं, लाइक ऑल एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। so, कोई भी मेटल कार्बोनेट यूज कर लो, सबसे कॉमन सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट सबसे कॉमन होते हैं, ठीक है, आप ये यूज कर लें। इससे D2 रिएक्ट करेगा क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, और वो क्या करेगा, एफरवेसेंस ऑफ अ कलरलेस गैस व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये सबको? तो कंफ्यूजन किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हमने पार्ट ए कर लिया, अब पार्ट बी पर आ जाइए, ठीक है। लेट्स डू पार्ट C1 has a melting point of -94 and a boiling point of +49. Explain these properties by referring to the type of van der Waals forces between the molecules. So what is C1? C1 is a cycloalkane. ठीक है, देखो बच्चों, मैंने कहा cycloalkane, like all alkanes, cycloalkane is non-polar. तो सबसे पहले तो आप ये recognize करें कि non-polar है, ठीक है। So it is a non-polar cycloalkane. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होती हैं इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है, विद वीक इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अच्छा, वीक कैसे पता चला मुझे? क्योंकि -94 इज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है फोर्सेस वीक है, वरना इतना कम -94 बहुत लो है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत वीक इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना लो है। बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेटिवली लो ही है, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक है, जो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, draw the structure of cis isomer of C2. अच्छा, what is C2? Let's go back and see C2. अच्छा देखो, ये C2 कितने कार्बन वाला स्ट्रेट चेन एल्केन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इट्स अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक है। इसको जरा मैं पहले अपने पास बना लेता हूं यहाँ। ओके, लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो इट्स अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन एल्केन ना, एक, और पहले 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है। अच्छा देखो, इसको मैं जरा CSC जानबूझ के नीचे कर रहा हूँ, तो ठीक है, अब रुक जाओ। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अच्छा, आप CH3 को नीचे लगाएं या यहाँ लगाएं, डजंट मैटर, एक ही बात है ना, उसको कहाँ लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 6 कार्बन का है। अब मैंने आप लोगों को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या सिखाया था? मैंने आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में बताया था कि सिस आइसोमर वो होता है जिसमें इसका एक, देखो इधर, इसका CH3 और इसका, देखो मैं पहले बना दूं,
ये हो गया आपका ग्रुप, और इधर H और इधर H। देखो ये इसका सिस्टम, राइट? आई विल एक्सप्लेन। देखो इसके साथ एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ एक H लगा हुआ है और एक C3H7 लगा हुआ है। सिस आइसोमर वो होता है जिसमें सेम एटम्स ये एडजेसेंट होते हैं, ये सेम है ना, देखो दोनों हाइड्रोजन। और दूसरी तरफ आप कहेंगे सर ये दोनों तो सेम नहीं है। भाई सेम नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो सेम है ना, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर वो दूसरा सेम नहीं भी होना, लेकिन इसका मास हाइड्रोजन से ज्यादा है और ज़ाहिर है इसका मास हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इन दोनों को हम बड़े ग्रुप्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो दोनों छोटे ग्रुप्स एक साथ एडजेसेंट, दोनों बड़े ग्रुप्स एडजेसेंट, ये इसका सेस आइसोमर है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ट्रांस पूछता, तो कोई सवाल में उसने पूछा हुआ नहीं है मुझसे, पूछा हुआ नहीं है, बट अगर वो ट्रांस पूछता तो इसका CH3 इधर होता, H इधर होता। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको जरा स्टेप बाय स्टेप शो करता हूँ। इसका अगर ट्रांस होता ना तो ये यूं होता, ये इसका ट्रांस है। इसका चलो मैं एक बार वापस बना के दिखा देता हूँ। ये इसका CH3H है यहाँ, और उसका H ऑपोजिट होता, डायगोनल ऑपोजिट, और C2 CH2 CH2 CH2, जिसमें सेम ग्रुप्स ऑपोजिट होते हैं ना, नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांस है इसका, ठीक है। ये दोनों सेम एटम्स और दोनों बड़े ग्रुप्स एडजेसेंट, दिस इज सिस। दोनों सेम एटम्स ऑपोजिट, दोनों बड़े ग्रुप्स ऑपोजिट, दिस इज ट्रांस, ठीक है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। C2 forms a polymer when heated gently. Identify the type of polymer that forms C2। बेटा जाहिर है इसमें डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड टूटता है और आपको पता है कि ये मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन? ऑफ कोर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें होता है एडिशन। अच्छा, अब उसने अगला कहा हुआ है ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीमर। बेटा आप डबल बॉन्ड तोड़ें, बस उनका जो डबल बॉन्ड है ना उसको तोड़ें और एक एक वैलेंसी खाली करके दिखा दें, कुछ भी ना करें, बस डबल बॉन्ड तोड़ दिया, बाकी पूरी चीज एज इट इज जो पीछे आपने ड्रॉ की थी वो ड्रॉ कर दें और इसकी एक एक वैलेंसी खाली करके दिखा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलो गाइस, अगला जो क्वेश्चन है ना, इट्स ट्रिकी। ये मैंने देखा है, मैं जब भी ये क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों को, उन्हें ये मुश्किल लगता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ना इन्होंने सवाल, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ट्रिकी दिए। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे इसको जो है ना वो ठीक से पूछ लीजिएगा, ठीक है। दिस इज November 22 पेपर 2-1 क्वेश्चन 5। November 22 पेपर 2-1 क्वेश्चन 5। ओके, चलो। Lactones are cyclic esters. Under suitable condition, lactones form from molecules that have both an alcohol and carboxylic functional group, ठीक है। Equation number 1 shows an example of the formation of lactone। अच्छा, ये इसने ना बड़ी यानी चालाकी से काम किया हुआ है। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ठीक है। अब पता हुआ क्या है, अल्कोहल में से OH निकला है, H निकला है, और कार्बोक्सिलिक में से OH निकला है, और ये एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये एस्टर बॉन्ड बन गया। असल में यूं समझो, यहीं से इसी का इधर से इधर से इसका OH निकला है, इधर से इसका H निकला है, यूं करके वाटर बनेगा, ये वाटर बन गया, और उधर बन गया एस्टर लिंकेज, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर 5.1 shows synthesis of lactone P from compound M। अच्छा भाई, ऊपर जो
कहानी है ना वो तो अलग हो गई। अब उसने आपको एक अलग रूट दिया हुआ है, कंपाउंड एम है। अच्छा बाय द वे, आई डोंट नो यू गाइस रिकॉग्नाइज दिस और नॉट, इसके अंदर ये ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से ये होता है CH, फिर इधर CH2, फिर इधर CH2, फिर इधर CH2, फिर इधर ये CH और फिर CH3, ये ऐसे है ना कंपाउंड, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है। और इसके अंदर एक ये तुम्हें नजर आ रहा है डबल बॉन्ड एल्कीन। अच्छा, अब तुमने क्या पढ़ा था, जरा याद करो ना थोड़ा सा, लेट्स रिकॉल दिस। हमने क्या पढ़ा था? जब आप हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, सो व्हाट डिड वी लर्न, हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है? वो डबल बॉन्ड टूटता है। अच्छा देखो, मैं ना तुम्हारी आसानी के लिए, उसने कहा M reacts with hot concentrated acidified KMnO4 to form N। अच्छा, N है C6H10O3 in reaction number 1, draw the structure of N। ओके, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ना पूरा वापस बना रहा हूँ। मैं जरा एक taking the pain to draw the whole thing again। ये मैंने इसको ना जरा एक्सपैंड करके बना दिया स्ट्रक्चरली पूरा। दिस इज M, ये M है, ठीक है, दिस इज M। ओके, when you reacted with hot concentrated KMnO4 the double bond ruptures। अब मैंने तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था कि डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अब इसमें मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज याद करवाई थी। मैंने कहा था कि अगर देखो, अब मेरी बात गौर से सुनना, इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, दिस इज H, और ये पूरा R ग्रुप है इसका, ये पूरा, दिस इज द R ग्रुप। अब ये साइक्लिक है लेकिन है तो R ग्रुप ही ना। तो इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है और एक R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब दूसरे वाले कार्बन को देखो जो डबल बॉन्ड का क्रॉस है। पहले मुझे बताओ, इधर देखो, इसके साथ भी एक R ग्रुप और इसके साथ ये दूसरा पूरा R ग्रुप। R ग्रुप तो, एक R ग्रुप तो दोनों का कॉमन है ना, क्योंकि वो दोनों साइक्लिक चेन में जुड़े हुए हैं। तो इस वाले कार्बन के साथ 2 R ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक R ग्रुप CH3 है और एक वो पूरी चेन जो मैंने पर्पल से शो की है। अच्छा, पर्पल वाली यानी इसका मतलब है कि इस कार्बन का और इस कार्बन का एक R ग्रुप तो कॉमन है। वो R ग्रुप क्या है? CH2, 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 ये 3 CH2 दोनों के कॉमन R ग्रुप्स हैं, ठीक है। गाइस नाउ टेल मी, तुम लोग बताओ मुझे जल्दी से, हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक हाइड्रोजन के, एक कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, उसके साथ अगर एक H और एक R ग्रुप हो और उसको आप हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट करवाएं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक। वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो आप क्या करेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक, इस वाले जिस कार्बन को मैंने सर्कल किया है ना, आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो तो COH में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन R ग्रुप एज इट इज रहता है। तो इसका जो R ग्रुप है वो क्या है? अभी मैंने तुम लोगों को बताया 3, ये CH2, तो मैंने एक CH2 बनाया, दूसरा CH2 बनाया, ये तीसरा CH2 बना दिया, ठीक है, ये 3 CH2 हो गए, ठीक है, समझ में आया? तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको मैंने कार्बोक्सिलिक बना दिया और उसके साथ उसका जो R ग्रुप है 3 CH2 वो लगा दिया। चलो अब आ जाओ दूसरे कार्बन पे, अब इस कार्बन की बारी है। इसके साथ लगे हुए हैं 2 R ग्रुप्स। क्या पढ़ा था हमने, अगर किसी कार्बन के साथ 2 R ग्रुप्स लगे हुए हों तो उसको क्या होता है? कीटोन। वो बन जाता है कीटोन।
अच्छा, कीटोन का मतलब ये हुआ कि ये वाला कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक आर ग्रुप, ये वाला आर ग्रुप तो कॉमन है ना, ये तो इसका भी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसका आर ग्रुप भी वही है, CH2 तो इसको तो वापस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा आर ग्रुप है वो क्या है, CH3, ठीक है। देखो ये वाला जो आर ग्रुप है ना, ये दोनों के लिए कॉमन है, इस वाले कार्बन के लिए भी और इस वाले कार्बन के लिए भी, क्योंकि वो साइक्लिक था ना, तो वो तो दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन उसका जो दूसरा आर ग्रुप है वो ये है, CH3, वो मैंने बना दिया। सो दैट्स माय कंपाउंड, ठीक है। ये आप पहले इसको हम चाहें तो ये भी बना सकते हैं, इसको हम लिखें CH2 ठीक है। एक ही बात है, अगर आप दोनों में से किसी बना दें। देखो उसने ये है आपका जो है ना वो अच्छा एक सेकंड अभी रुक जाओ, ठीक है अभी रुक जाओ, ठीक है। ये हो गया CH2, ठीक है। दिस इज N, क्लियर हो गया बच्चों। देखो उसने ये नहीं कहा ना ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या उसने इनका ना ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला, उसने कहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए आप आपकी मर्जी, आप डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाएं, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, ठीक। स्केलेटन मत बनाना, स्केलेटन भी वैसे अलाउ कर देगा, बट स्केलेटन तुम लोग अपने के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए, नेक्स्ट। अच्छा आते हैं अभी इस पे वापस। N is reduced, अच्छा भाई, N is reduced by NaBH4 to form 5 hydroxy hexanoic acid in reaction number 2. Okay. Construct an equation for the reaction for reaction number 2. अच्छा अभी देखते हैं जी reaction number 2 इसके अंदर क्या है। Using molecular formula. अच्छा in the equation use H to represent one atom of hydrogen for the reducing agent, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो जरा इसको, देखो इसको देखो। आप अगर रिएक्शन नंबर 2 देखें, इधर थोड़ा सा इसको जरा समझो, मैं एक सेकेंड आपको जरा दिखाता हूँ। देखिए इसको आप रिड्यूस करके, ये अभी हमने नीचे बनाया ना N, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको जरा पूरा समझाता हूँ। अब देखें ये N बना हुआ है ना नीचे, ठीक है, ये आपका N है, ये N है, ये N है, ठीक है। आप N को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड में। तो आप समझे, आप N को, एक मिनट सॉरी गाइस, आप N को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यही है ना N, N को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब दोनों के अंदर एक्चुअली फर्क क्या है, अगर आप गौर से देखें। अच्छा यूं समझो, ये COH है, CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है, ये CH3 है। द ओनली डिफरेंस इज इसका जो C डबल बॉन्ड O है वो COH में कन्वर्ट हो गया, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। C डबल बॉन्ड O वो COH, और जाहिर है OH नीचे H भी होगा ना, उसके साथ H भी होगा, वो H हम दिखाते नहीं है बट उसके साथ H भी होता है। बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है, याद करो, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट जब होता है। एक्चुअली और ज्यादा स्पेसिफिक कर दूं, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ये कीटोन है ना, दिस इज कीटोन, इट कन्वर्ट्स टू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। बोलो ये है ना, बताओ कीटोन जब सेकेंडरी अल्कोहल में रिएक्ट होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है वो, भाई तुम लोग हो या चले गए हो ना, किसी को नहीं याद। रिडक्शन होता है सर। आवाज आ रही है ना तुम लोगों को, जी सर जी सर रिडक्शन आप। होता है, बिल्कुल रिडक्शन होता है, बिल्कुल रिडक्शन होता है। सो
आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें तो इसका जरा कार्बन काउंट कर लो भाई, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और सॉरी 6 कार्बन। हाइड्रोजन भी काउंट कर लें, हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10, और ऑक्सीजन है। तो ठीक है, अब देखो इसका आंसर देखो, तो दिस इज C6H10O, सही, O3 है, ठीक है, O3 है, 3 ऑक्सीजन है, प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस होकर इट कन्वर्ट्स टू C6H12, आप उसके हाइड्रोजन काउंट करें, O3, जरा काउंट करें, 1 सेकेंड में जरा म्यूट करो, आप इधर काउंट करें जरा प्रोडक्ट के। ओके गाइस, सॉरी, अच्छा, सो आपने काउंट कर लिया इसके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोडक्ट के, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड के, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो द प्रोडक्ट 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन बराबर है दोनों तरफ, ऑक्सीजन बराबर है दोनों तरफ, हाइड्रोजन का फर्क है, यहाँ पे लग जाएगा 2। ओके, चलो आगे बढ़ो। Reaction number 2 is a nucleophilic addition. Is nuclear suggests why reaction number 2 creates a mixture of 2 organic acids. अच्छा भाई, reaction number 2, 2 organic acid, ये भी एक बड़ा जो है ना, बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अब ये जो तुम्हारे पास कीटोन ग्रुप है ना, अब इसको जरा समझना। उसने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसने खुद ही बता दिया तुम्हें कि रिएक्शन नंबर 2, ये रिएक्शन नंबर 2 जो है इस, उसने आपको कह दिया मतलब रिड्यूस तो वो हो रहा है, बट उसने कहा कि वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, होता भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटता है, और वो आके जाहिर है जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो H आके ऐड हो जाएगा दोनों तरफ ना, ऊपर भी और नीचे भी। अब जरा इसका आंसर बहुत टेक्निकल है, इसका आंसर लोगों को लिखना नहीं आता, उनको एक्चुअली ये सवाल ही समझ में नहीं आता आंसर क्या लिखना है। ये जो इसका 3 है ना, इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता। देखिए, आप इसको पहले यूं समझिएगा, ये इसको देखो, ये हुआ क्या है, ये जो कार्बन था ना, ये आपका प्रोडक्ट है। अच्छा, ये आपका प्रोडक्ट है ना, दिस इज 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। इस वाले कार्बन की बात हो रही है, ये वाला कार्बन ना इस पे आके अटैक, यानी ये देखो, ये जब कीटोन था ना, इधर भी समझ लो, जब ये कीटोन था तो न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करते हैं। अच्छा, ये ट्राइगोनल प्लानर है ना, देखो ये ट्राइगोनल प्लानर शेप है, ये प्लेन होता है, ये तीनों एटम्स एक ही प्लेन में लाया होते हैं। अच्छा, ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसको यहां से इस कार्बन पे आके अटैक करता है, ठीक है।
अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, इसको ठीक से समझना। अब अगर एक न्यूक्लियोफाइल एक साइड से अटैक करेगा ना, तो लाजमी बात है कि जो दूसरा, यानी अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से आके नहीं जुड़ सकते। तो एक न्यूक्लियोफाइल जब एक तरफ से अटैक करेगा, तो ये तुम्हें तय बात है कि उसके अंदर जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। अब आपको इसका बड़ा टेक्निकल आंसर है। द कीटोन ग्रुप in any molecule n is planar। अच्छा, आप कहेंगे सर प्लानर है क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर शेप है ना, 3 बॉन्ड्स हैं इसके अराउंड कार्बन के, प्लानर है। अच्छा, प्लानर बिल्कुल 2D होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, जब वो एक तरफ से अटैक करेंगे तो जाहिर है वो उधर एक एक इधर आके जुड़ेगा, और जाहिर है कुछ मॉलिक्यूल के अंदर वो कुछ उधर आके जुड़ेगा। यानी कुछ मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, कुछ मॉलिक्यूल में उधर आएगा। तो ये क्या करते हैं? ये मिरर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्टिंग इन ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ता, कहते हैं सर क्या आप क्या बोल रहे हैं। देखो दिस इज अ टेक्निक। मैं आपको इसको जनरल आपको बात बता देता हूँ। जब भी कोई प्लानर मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करते हैं ना, कोई भी प्लानर रीजन हो, कोई भी प्लानर बॉन्ड, उस पर जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करते हैं तो वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियोफाइल एक तरफ अटैच हो जाएंगे। अच्छा, जाहिर है जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तो फिर 4 ग्रुप्स हो जाएंगे ना, और जो कुछ मॉलिक्यूल है उस पर न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेंगे, तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सारे एक तरफ नहीं आते। तो कुछ मॉलिक्यूल में जो चौथा ग्रुप है वो समझो एक साइड पे लगेगा, और कुछ मॉलिक्यूल में जो चौथा ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पे लगेगा। तो वो मिरर इमेजेस एक दूसरे के प्रोड्यूस करेंगे, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज अ जनरल फैक्ट, व्हेनेवर कोई ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो उसमें हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस होता है। तुम चाहो तो अपने पास से कहीं लिख लो कि व्हेनेवर अ ट्राइगोनल प्लानर रीजन take undergo nucleophilic addition, it always results in formation of optical isomers। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं। whenever a trigonal planar region या molecule, ठीक है, undergoes nucleophilic addition, it always results in the formation of optical isomers। ठीक हो गया जी, ये हो गया। चलो, अब वो पार्ट 4 में पूछ रहा है कि आप लैक्टोन पी को ड्रॉ करें। अच्छा देखो, अब पी क्या है, पहले आप पीछे जाते हैं, लेट्स गो बैक। अब एक रिएक्शन नंबर 3 हुआ है, आप देख सकते हैं रिएक्शन नंबर 3 हुआ है और पी बना है। ठीक है, पी इज फॉर्म, ये पी बना है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 3। अच्छा, तो रिएक्शन नंबर 3 के बारे में अच्छा, हमें कुछ पता है। अच्छा, ऊपर जी उसने आपको इलेक्ट्रॉन बना के दिया हुआ है। आप देखें इसने क्या किया हुआ है, जो जो इलेक्ट्रॉन है, नहीं एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 3, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 3। तो इस रिएक्शन नंबर 3 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या है? लैक्टोन्स और साइक्लिक एसिड्स। तो नहीं, उसने में लैक्टोन तो दिया हुआ है ना, ड्रॉ लैक्टोन पी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी ये कैसे बनेगा रिएक्शन नंबर 3। देखो, उसे कहा ड्रॉ इलेक्ट्रॉन पी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 3। पहले जरा
रिएक्शन नंबर 3 का जो रिएक्टेंट है मैं उसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, ये मैंने वापस ड्रॉ किया। बच्चों उसने ना आपको, अच्छा लैक्टोन, ये जो है ना, ये जो लैक्टोन है ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। उसने तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 देखे ना, अब देखो अब तुमने पूरा सोचा इसने इक्वेशन नंबर 1 दी हुई क्यों थी, क्या पॉइंट था इक्वेशन नंबर 1 देने का। इक्वेशन नंबर 1 पे तो आप देखे ना कोई सवाल ही नहीं आया। इसने आपको एक चीज समझाई हुई थी, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं, कि जब अल्कोहल में से OH निकलता है। अब देखो द होल आइडिया ऑफ गिविंग यू इक्वेशन नंबर 1 वाज टू टेल यू कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, कि अल्कोहल में से OH निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से H निकलता है और ये एस्टर बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्लिक एस्टर्स। देखो इलेक्ट्रॉन एक फैमिली है साइक्लिक एस्टर्स की, वो कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, दे आर साइक्लिक एस्टर्स। तो उसने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 देके हिंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रीजन होता है, एक ही मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल एक ही है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रीजन होता है उसका OH निकलता है और अल्कोहल का H निकलता है और एस्टर बन जाता है। बट वो COOH और OH एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं होते, ठीक है। अब इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना ये वापस ड्रॉ कर लिया। ये वापस क्या ड्रॉ किया, ये मैंने रिएक्टेंट ड्रॉ किया, अभी प्रोडक्ट ड्रॉ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। देखो ये, इसको मैं एक और तरीके से ड्रॉ कर लेता, एक ही बात है ना भाई, स्ट्रेट चेन है। अच्छा स्ट्रेट चेन को मैं जैसे मर्जी बेंड कर दूं, ये कोई सीधी स्ट्रेट चेन का मतलब ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब है अनब्रांच्ड है। तो देखो मैं इसी को यूं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये COH मैं इधर बना रहा हूँ, COOH इधर बनाया, फिर उसके साथ एक CH2 है, मैंने इधर CH2 बना दिया, फिर उसके साथ CH2 है, मैंने एक और CH2 बना दिया, फिर उसके साथ एक और CH2 है, मैंने एक और CH2 बना दिया, फिर उसके साथ C C के साथ, नहीं एक सेकंड एक कम बना है ना, 1 2 3, फिर उसके साथ जो C है इधर लगा हुआ है OH और H, और एक उसके साथ लगा हुआ है CH3, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूं, इस कार्बन के साथ इसके साथ लगा हुआ है एक OH, ये OH, ये H, ये H और ये CH3, ये CH3, ठीक है। तो मैंने बच्चों वही चीज है, सेम चीज है, वो मैंने वापस ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मुझे हिंट दिया हुआ था, हिंट ये था कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, कि एक ही मॉलिक्यूल में से तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाओ और अल्कोहल का H हटाओ, तो यहां से मैं हटा दूंगा और एक एस्टर बॉन्ड बना दूंगा। तो पूरी चीज को, किसी भी चीज को मत छेड़ना, बस इधर से OH निकालना है कार्बोक्सिलिक से और अल्कोहल से H निकालना है, और ये क्या बन जाएगा P। तो P को मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, ठीक है ये हो गया। देखो चलो एक दफा, आई थिंक ये पूरा डिस्प्ले आ गया है, मैं इसको जरा स्लोली करता हूँ। तो एक सेकंड जरा वापस देखिए, एक सेकंड वापस देखो इसको जरा, रुक जा। चलो ये C डबल बॉन्ड हो, फिर इसके साथ CH2 तीसरा CH2, फिर O, ये O एस्टर लिंकेज, ये O, और फिर ये कार्बन के साथ CH3, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, और एक H, ये आपका हो गया, ठीक है। ये दिस इज योर, क्लियर है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जरा मैंने आपसे कहा बच्चों को मुश्किल लगता है, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट वन, इट्स अ गुड वन।
चलो, a student monitors the progress of reaction number 2 using infrared spectroscopy. Use table 5.1 to suggest why it is difficult to distinguish between N and 5-hydroxy hexanoic acid using infrared spectroscopy. अच्छा भाई, देखते हैं क्यों डिफिकल्ट है दोनों को डिस्टिंग्विश करना। देखो, ये आपको टेबल दिया हुआ है इन्होंने अगले इसमें ना, ये टेबल दिया हुआ है। ओके, उससे कहा इट इज डिफिकल्ट। अच्छा, पहले मैं आपको आंसर पढ़ा दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ विल ओवरलैप बिकॉज दे हैव बॉन्ड्स एंड ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एनवायरमेंट्स। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, देखें दोनों को, इसको देखें। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक फर्क है ना दोनों में, सी डबल बॉन्ड ओ का और उधर ओ एच है, यानी और तो इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं ना। कार्बोक्सिलिक दोनों में, बस इस CH2 सब में है। अब इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ है और उसके अंदर ओ एच है, ये फर्क है। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर देखें ना तो जाहिर है हाइड्रोक्सी का इसकी वैल्यू थोड़ी सी दूर होती है, बट बहुत, देखो दोनों में कार्बोनाइल है और कार्बोक्सिल है, तो ये भी ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिस्टिंग्विश ये होगा कि जो आपका दूसरा कंपाउंड है, जो अल्कोहल जिसमें OH है, उसके अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट रीजन आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ही फर्क है ना। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल दोनों में कोई फर्क ही नहीं होगा। क्वेश्चन में पढ़ो, डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, उसने कहा कैन नॉट डिस्टिंग्विश। तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर डिस्टिंग्विश कर तो सकते हैं जी, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बॉन्ड का फर्क है दोनों में, एक OH का फर्क है, बाकी तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं ना। ठीक है, दोनों के अंदर COH भी है, CH2 भी एक जैसे हैं, और सिर्फ C डबल बॉन्ड O और CO का फर्क है। तो बस इसका डायरेक्ट जेनेरिक आंसर होगा, आप ये लिखेंगे द एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ विल ओवरलैप बिकॉज दे हैव बॉन्ड्स एंड ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एनवायरनमेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, यानी COH दोनों में कॉमन है। ठीक हो गया, चलो। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट देखो, उसने कहा है अननोन lactone Q is analyzed using mass spectrometer. The table 5.2 shows information from the mass spectrum. अच्छा जी, इसकी M peak दी हुई आपको, मैंने आपको क्लास में क्या समझाया था, मैंने आपसे कहा था ये इसका M peak का जो ME वैल्यू होती है, अच्छा प्लस तो आप हर एक के साथ लगाते ही लगाते हैं ना, आपको पता है ये M प्लस का मतलब M peak की होती है। ठीक है, तो इसका MR आपको दिया हुआ है 72 और इसका अबंडेंस CV M peak की, और M+1 पीक जाहिर है उसका एक यूनिट आ गई होगा, उसकी वैल्यू M+1 का मतलब है जिसमें कोई एक कार्बन 13 होता है, और उसकी अबंडेंस आपको दी हुई है। क्या करेंगे जी इनका, क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है यूज दिस डाटा टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ Q, शो योर वर्किंग। अच्छा, देखो ये तो हमें पता है कि ये लैक्टोन है, देखो थोड़ा सा ना जरा दिमाग लगाना, लैक्टोन का इसके अंदर ये तो आगे साइक्लिक ग्रुप कैसा है हमें ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि लैक्टोन है तो लैक्टोन के अंदर जो ना ये एक C डबल बॉन्ड और एस्टर लिंकेज होगा, साइक्लिक होगा, ये दो बातें हमें पहले से पता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर निकालेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप तभी कर सकेंगे जब आपको नंबर ऑफ कार्बन पता हो। नंबर ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100/1.1। ऊपर आती है अबंडेंस ऑफ M+1 पीक, नीचे आती है अबंडेंस ऑफ M पीक। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है। नंबर ऑफ कार्बन मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 100, प्लीज रट लें इस फॉर्मूले को। ऊपर आती है अबंडेंस ऑफ M+1 पीक, AM+1, नीचे आती है अबंडेंस ऑफ M पीक, याद है ना। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर आ जाएगा 3। इट्स अ 3 कार्बन लैक्टोन। तो जाहिर है अब दो, अब आपने क्या करना है, पहले तो मैंने आपसे कहा ना ये लैक्टोन के अंदर ये तो होगा, अब 2 कार्बन और बना दो, 1 कार्बन 2 कार्बन, और उसके साथ हाइड्रोजन एडजस्ट कर दो। अच्छा,
कंफर्म कर लो इसका MR निकाल के कि इसका MR 72 आ रहा है, ऐसा तो नहीं हमने गलत बना दिया। तो अगर इसका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स, और ऑक्सीजन हो गए 2। तो 12 into 3 plus 4 plus 16 into 2, 12 into 3 36 plus 4 40 plus 32 70। ठीक है, कंफर्म हो गया कि हमने सही बनाया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो लेट्स डू अ रिलेटिवली स्मॉलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। लेट्स सर डू हम ये रिलेटिवली। कह सकते हैं कि लैक्टोन जो होता है वो साइक्लिक एस्टर होता है। हाँ बट बेटा, हाँ बिल्कुल साइक्लिक एस्टर होता है, वो तो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है। पहली लाइन में देखो, पढ़ो, लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स। बट देखो देखो, दिस इज, मैं आपको बेटा एक बात और बताऊं, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नीड टू लर्न, इट्स नॉट अ नॉलेज बेस्ड थिंग। यानी बहुत सारे बच्चे, मेरा आर्गुमेंट जरा एक्सप्लेन करो कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने के बाद शायद ये वॉन्डर कर रहे हो, यार हमें तो सर ने इलेक्ट्रॉन पढ़ाया ही नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको क्वेश्चन ने पहली लाइन में लिख के आपको ये हिंट दे दिया कि दे आर साइक्लिक एस्टर। सो इस तरह के बेटा देयर आर लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन में वो गिवन होंगे, अगर वो कोई आपके सिलेबस से बाहर का कंपाउंड है जैसे ही है। सो दे सेट यू अप विद एन इंफॉर्मेशन एंड देन यू एक्सपेक्ट यू टू यू नो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके देन डू मोर क्वेश्चन अगले पार्ट्स। चलो अच्छा, मैं एक थोड़ा सा जरा एक रिलेटिवली छोटा क्वेश्चन करा देता हूँ, टाइम लगेगा। चलो, मुझे पता है घंटे के बाद तुम लोग ना एक सैचुरेशन लेवल आउट हो जाता है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मुझे इसका येर नहीं पता, इसका येर आप लोग चेक कर लीजिएगा, बट चलें सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स सी। Butanene is an important compound in petrochemical industry. Some reactions of butanene are given below. In each empty box, draw the structural formula of organic compound formed. Okay. देखो बच्चों, पहले मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जिन लोगों ने क्लास में अटेंशन नहीं पे की थी ना, वो मुझसे आज तक मैसेज करके पूछते हैं कि सर एक टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, वो नहीं पढ़ाया आपने। ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई एक दफा जरा नीचे पढ़ तो लो, उसमें लिखा हुआ क्या है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का अगर आप सिलेबस खोलेंगे ना, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, उसके मैकेनिज्म्स हैं, उनकी सीक्वेंसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो एक वो तकरीबन एक क्वेश्चन में ना, वो ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या पूरी नहीं तो बहुत हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी टेस्ट कर लेता है, क्योंकि एक से दूसरा कंपाउंड, दूसरे से तीसरा कंपाउंड, तीसरे से चौथा कंपाउंड, ठीक है, ये बना लेता है। अच्छा, अभी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं एक दो क्लासों बाद ना इसके जो फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। देखो फ्लो चार्ट्स लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई ऐसा आसमानी वजीफा सर देंगे कि मैं उसको याद करूंगा और मेरी पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। या फ्लो चार्ट के अंदर भी वही पूरी चीज जो मैंने आपको पूरे नोट्स में लिखवाई हुई है, वो जरा समराइज करके उसमें डाली हुई है। याद तो आपको बहरहाल सब फिर भी होना ही चाहिए। बस ये है कि दिल की तसल्ली होती है कि एक पेज पे पूरे रिएक्शंस आ गए। वो भी खैर हर फैमिली के एक पेज पे नहीं आ सकते, जिनके कम रिएक्शंस हैं उनके तो आ सकते हैं, लाइक एल्कीन के काफी ज्यादा रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो उसके एक पेज पे नहीं आ सकते। हाँ, एल्केन के आ सकते हैं, हैलोजन एल्केन के आ सकते हैं, जिनके कम रिएक्शंस होते हैं। बहरहाल चलो, वो मैं तुम लोगों को कराऊंगा क्लास में भी, उसकी फाइल भी सेंड करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को जरा कंप्लीट करें। देखो, अब तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, ये इट्स एन एल्कीन, ठीक है। पहला रिएक्शन उसका वाटर के साथ है, दूसरा रिएक्शन उसका जो है MnO4 कोल्ड डाइल्यूट के साथ है, तीसरा हॉट कंसंट्रेटेड के साथ है। आपको रिएक्शन याद है, आप प्रोडक्ट बना देंगे। वाटर और H3PO4 के साथ जो रिएक्शन होता है, कैन समबडी एग्जैक्टली टेल मी द name of this reaction, what exactly this reaction is with water in the presence of phosphoric acid? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर के अंदर डबल बॉन्ड टूटता है और एक कार्बन के साथ H और एक के साथ OH आके लग जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमें, अच्छा इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सो प्लीज मेक श्योर के ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो आपने सिंपली डबल बॉन्ड तोड़ा,
एक के साथ OH, इस कार्बन के साथ OH, ब्रैकेट का मतलब होता है ये अपने लेफ्ट साइड वाले कार्बन से लगा हुआ है, और इसके साथ H ही हो जाएगा CH3। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने OH को सेकंड कार्बन पे क्यों लगाया, फर्स्ट पे क्यों नहीं लगाया? आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी एक पे भी लगा दें, इसमें एग्जामिनर उसको गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपको याद है मैंने कहा था मेजर माइनर प्रोडक्ट, OH जब सेकंड कार्बन पे लगेगा ना वो मेजर प्रोडक्ट देखा है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ प्रेफर मेकिंग द मेजर प्रोडक्ट। अगर कोई कहता है सर मैंने लेकिन पहले कार्बन पे OH लगा दिया और दूसरे कार्बन पे पहले कार्बन पे मैंने OH लगा दिया और दूसरे कार्बन पे H लगा दिया, वुड दैट बी करेक्ट? यस, दैट वुड बी करेक्ट। यानी आप इसको यूं भी लिख सकते थे, ये CH2OH, ठीक है, या आखिरी वाले जो दो हैं ये आप यूं भी लिख सकते थे, तो ये भी आपका पॉसिबल आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इधर, आप इसे, अच्छा ठीक है, अब चले पहले मैं जरा राइट साइड वाला कर दूं। हॉट कंसंट्रेटेड के साथ मैंने आपको क्या सिखाया था? द डबल बॉन्ड रप्चर्स, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये मॉलिक्यूल दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जिसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो बेटा इसमें हमें लिखना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैं उनको तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब ये दूसरा ग्रुप क्या है, इसके साथ एक H और एक R ग्रुप लगा हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक H और एक R ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश। और कार्बोक्सिलिक एसिड का R ग्रुप क्या होगा? जो एल्कीन का C2H5। ग्रुप है, ये वही CH3CH2। भाई जो एल्कीन का R ग्रुप है वही कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म होगा उसका R ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? CH3CH2। ये R ग्रुप हो गया, ये वाला R ग्रुप हो गया, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल एज दैट, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? चलो, कोल्ड डाइल्यूट MnO4 एसिडिफाइड MnO4 के साथ क्या होता है? डायोल बन जाता है। डायोल। डबल बॉन्ड टूटता है और जिन दो कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है दोनों के साथ OH आके लग जाता है, तो इसके साथ भी OH और इसके साथ भी OH। ठीक है, अ डायोल इज फॉर्म, सिंपल। और वो दो कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन है इसके साथ भी एक OH लग जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ भी, इस वाले कार्बन के साथ भी, सिंपल। ठीक है, चलो आ जाइए लास्ट। अब ये डायोल बन गया। डायोल को तुम हीट कर रहे हो विद Cr2O7 NH। पहले ये Cr2O7/H+ हीट अंडर रिफ्लक्स, ये है क्या? ये जो Cr2O7/H+, व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट इज दिस? बोलो। सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, इस मॉलिक्यूल में V में क्या चीज है जो ऑक्सीडाइज होगी? बोलो। जो अल्कोहल है। अल्कोहल है ना सर, अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, हमें पता है कि अल्कोहल कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, मैं इसको जरा बना लूं, CH3CH2। ये बेटा ये वाला जो OH है ये भी अल्कोहल है, ये वाला OH ये भी अल्कोहल है। जो पहले वाले कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी है ये वाला। और जो दूसरे वाले के साथ लगा हुआ है ज़ाहिर है वो सेकेंडरी है, क्योंकि एक R ग्रुप इधर एक R ग्रुप इधर, ये सेकेंडरी है। सो एक प्राइमरी अल्कोहल है एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाते हैं? ये CH3CH2 तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। पहले सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? कीटोन। शाबाश, कीटोन। और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक। हाँ, लेकिन उसके अंदर हीट अंडर रिफ्लेक्स लिखा हुआ है ना। तो हीट अंडर रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि कोई इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिस्टिल आउट, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये लिखा होता कि एक्सेस में, अल्कोहल एक्सेस में है और डिस्टिल आउट कर लिया हमने, तो फिर तो हम कहते हैं एल्डिहाइड बनेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ही बनेगा। ठीक है,
तो इसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दूंगा CH2 CH3 CH2CO COOH। ठीक है बच्चों, क्लियर हो? इसमें हम डिस्प्ले डायग्राम बना सकते हैं। ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सर ड्रॉ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर ड्रॉ भी तो लिखा हुआ है। सर, लेकिन ड्रॉ द क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द व्हाट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तुमने इसमें डिस्प्लेड बनाया, स्केलेटन बनाया, गए तुम्हारे नंबर। ठीक है, तो जो कहा है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। चलो आज की क्लास हम ऑफ करें, कल भी मैं ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चंस और कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप प्लीज जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं किया हुआ है वो अपना ऑर्गेनिक रिवाइज करें। बस कोशिश करो ये 2-3 दिन में तो मेरे साथ ऑर्गेनिक पक्का कर लो। देखो ऑर्गेनिक पक्का करने का मतलब है अबाउट 33% ऑफ योर पेपर डन। और अगर 33% पेपर तुमने टिका के कर दिया ना, तो बच्चों फिर समझो तुम्हारा मतलब ए आने की प्रोबेबिलिटी भी समझे आपकी उतनी टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, सो उसके बाद मैं पहले अभी ऑर्गेनिक के कराऊंगा, फिर उसके बाद जरा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर फिजिकल के कराऊंगा, और फिर ईयरली आपको वापस कराना स्टार्ट करूंगा। अभी 3-4 दिन मैं कंटिन्यूसली आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कल भी मैं आपको आपके ग्रुप्स पे टाइम भेज दूंगा, ऑर्गेनिक के और क्वेश्चंस करेंगे। चलो आज की क्लास फिर ऑफ कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज।